स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देख लिया था। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो पार्ट हैं आपके पास। एक आपका होता है वो जैसी इक्वेशन हमने देख ली, एक आएगी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब जो अगला टॉपिक पढ़ता है वो पढ़ता है आपका सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कैसी दिखती है? कोई ऐसे दिखती है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, नहीं आता है, इज इक्वल टू 0। और ऐसे ही आपके पास a3x प्लस b3y प्लस c3z, ये भी वैल्यू 0 दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर मतलब क्या हुआ है कि आपका d1, d2 और d3 तीनों के तीनों कैसे हो गए? 0 हो गए। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? आपका 0 0 0 लगा हुआ है। अब अगर आपसे कोई सॉल्यूशन पूछे इसका, तो आप फौरन एक सॉल्यूशन तो हमेशा निकल कर आएगा। कैसे निकल कर आएगा? x की वैल्यू 0, y 0, z 0। तो 0 0 0 वैल्यू अगर पुट कर दूं तो 0 0 0 पुट करूंगा, LHS 0, RHS 0 और तीनों इक्वेशन को 0 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब एक सॉल्यूशन तो हमेशा निकलना है। जैसे आपको ये पता चलता है ना, आप इससे आपको सर क्या इससे बताना चाह रहे हो? जैसे आपको ये पता चलता है कि एक सॉल्यूशन हमेशा निकल कर आएगा, इसका मतलब नो सॉल्यूशन की तो कंडीशन ही खत्म हो गई। एक सॉल्यूशन तो हमेशा निकल, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन ही खत्म हो। ठीक है, तो मैं ऐसे बात समझाता हूँ आपको ये वाली बात पता है कि डेल्टा वन पिछले वाले केस से ले रहे हैं कि डेल्टा वन जो है वो कैसे लिखा जाता है? डेल्टा वन, डेल्टा ठीक है, मुझे कैसे लिखा जाता है? यहाँ पर d1, d2 और d3, यहाँ पर आपका b1, b2 और b3 और यहाँ पर आपका c1, c2 और c3, ऐसे लिखा जाता है आपका डेल्टा वन। d1, d2, d3 क्या चीज है? ये वाले कांस्टेंट, और ये तीनों 0 हो गए। और डिटरमिनेंट के अंदर अगर कोई एक कॉलम 0 हो गया तो पूरा डिटरमिनेंट कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे ही जब आप डेल्टा 2 लिखोगे तो d1, d2, d3 यहाँ आएगा, उसमें भी एक कॉलम 0 हो जाएगा, उसी का हम एक्सपेंड कर देंगे, फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। ऐसे डेल्टा 3 लिखोगे तो यहाँ 3 0 लगेंगे। तो ये वाली बात पता चल गई आपको। तो यहाँ पर ये वाली बात हमेशा ट्रू है कि डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 इनकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3। अब इसे भी अगर नॉर्मल पिछली वाली इक्वेशन की तरह कंसीडर किया जाए, नई बात ना करी जाए, तो आपको पता है कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 अगर हमेशा 0 रहेंगे तो सिर्फ दो बातें होंगी, या तो डेल्टा 0 नहीं होगा, डेल्टा नॉन 0 होगा, या डेल्टा 0 होगा। अगर डेल्टा नॉन 0 होता है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, कोई तकलीफ नहीं। अगर डेल्टा 0 होता था तो दो बातें होती थी वहां पर कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई एक नॉन 0 हो जाए तो नो सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन आपको पता है तो तीनों ही 0 है। इसका मतलब है दूसरा वाला केस कि डेल्टा अगर 0 हो गया तो ये तीनों तो 0 है, हमेशा कैसे मिलेंगे आपको? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो उसी बात को मैं बढ़ा रहा हूं आगे। ये सब पहली कंडीशन क्या आती है अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आपको हमेशा लीनियर इक्वेशन की सिस्टम में बताती है कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। और आपको पता है एक सॉल्यूशन हमेशा कौन है? 0 0 0 है। वो यूनिक सॉल्यूशन आपका x y z का मैंने ये ऐसे करके ऑर्डर ट्रिपलेट बनाया, वो क्या है? 0 0 और 0। और ये वाला जो सॉल्यूशन होता है इसका स्पेशल नाम है जो लिखकर आएगा आपके सामने एग्जाम में, ये कहलाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। कि x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0, ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन कहता है ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है। ट्रिवियल सॉल्यूशन कैसे बात है कि डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इसमें एक ही सॉल्यूशन आएगा। और मैंने बताया एक सॉल्यूशन हमेशा आता है, वो कौन सा है? 0 0 0 पुट करके अभी दिखाया था कि 0 0 0 पुट कर दोगे तीनों को तो हमेशा इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो ये वाला सॉल्यूशन रहेगा बस। तो ये तो कहला है ट्रिवियल सॉल्यूशन। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा केस क्या आता है आपके पास? दूसरा केस आता है कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो लिखिए डेल्टा इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, एंड वी नो, और ये हमें पता है कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 3, ये तीनों कैसे हैं? 0 है। अगर आपका डेल्टा 0 हो जाए और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये भी तीनों के तीनों 0 हो जाए तो आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कितने भी सॉल्यूशन आ सकते हैं। और ऐसे केस में आप उन सॉल्यूशन को बोला जाता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। फिर वाला जो 0 सॉल्यूशन आ रहा है, इसको 0 सॉल्यूशन भी कभी कभी कहीं लिखा मिल जाएगा। 0 सॉल्यूशन का मतलब तीनों x y z की वैल्यू 0। ये 0 सॉल्यूशन आ रहा है, इसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, वो ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं, अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर 0 0 0 नहीं आएगा। ये सॉल्यूशन था ना आपने कहा जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये सॉल्यूशन आएगा, अगर डेल्टा इक्वल टू 0 होगा तो ये सॉल्यूशन नहीं आएगा कि नहीं,
ये बात तो हमने इक्वेशन देख के डिसाइड कर ली है। इक्वेशन देख के 0 0 0 पुट करोगे तो वो तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। इसका मतलब जब आप ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात, तो इसके अंदर 0 0 0 वाला सॉल्यूशन भी आ रहा है और बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अलग से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जब आपने नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लिखने का बिल्कुल मतलब नहीं होता कि उसके अंदर ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ट्रिवियल सॉल्यूशन के अलावा भी सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं, भी लगा रहा हूं कि ट्रिवियल तो आ ही रहा है, वो तो हमेशा आएगा, उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहां पर सिर्फ ट्रिवियल क्यों आया? क्योंकि जब यूनिक सॉल्यूशन था तो एक ही सॉल्यूशन लेना था और एक आपको पता है ये हमेशा आता है, तो इसी ने घेर लिया भाई हम ही है सॉल्यूशन और कोई नहीं है। जब आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए तो ये तो हमेशा ही आ रहा है, इक्वेशन में दिखा दिया, और भी लेकिन सॉल्यूशन आ रहे हैं 0 0 0 के अलावा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मैं आपको अलग से लिखवा देता हूं। इट कंटेन्स trivial solution as well। नॉन ट्रिवियल का मतलब ये नहीं हुआ कि ट्रिवियल नहीं आएगा बाकी सब आएंगे, नहीं, ट्रिवियल तो आना ही आना है, वो तो होमोजेनियस की खास बात है, ये सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा। ये तो इतना हक है इसका कि जैसी बात यूनिक सॉल्यूशन की उसने कहा हमें तो आना ही है, ये आ गया और कोई सॉल्यूशन नहीं आ पाया, इसके अलावा कोई और आ जाता यूनिक में नहीं आ सकता। यहां पर जब नॉन ट्रिवियल की बात इनफाइनाइट आए, उसने कहा हम तो आएंगे ही, हमारे अलावा बहुत सारे आ रहे हैं, इसलिए नॉन ट्रिवियल लिखा गया है, हम तो आएंगे ही सॉल्यूशन में। ठीक है, नॉन जीरो सॉल्यूशन जो नॉन जीरो सॉल्यूशंस, नॉन जीरो भी ट्रिवियल तो आएगा ही आएगा, उसमें आप रोक नहीं सकते। उसमें कौन सा केस नहीं आया? वो नो सॉल्यूशन वाला केस, ये तो आपने ठीक है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 पे यूनिक सॉल्यूशन होता है, उस कंडीशन में इनफाइनाइटली मेनी होती है, पढ़ चुके। मुझे बताओ कि नो सॉल्यूशन कब है? नो सॉल्यूशन के लिए इन तीनों में से किसी एक को नॉन जीरो होना है, और आपको पता है अगर D1 D2 D3 तीनों जीरो लगे हुए हैं तो ये तीनों जैसे बनेंगे वैसे इनका एक एक कॉलम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ये हमेशा जीरो ही आंसर देंगे, तो नो सॉल्यूशन का तो कोई चांस ही नहीं। ठीक है, तो हमेशा सॉल्यूशन आएगा। इसका मतलब होमोजेनियस सिस्टम इज ऑलवेज, ये दोनों के अंदर क्या बात है कि वो हमेशा कैसी होती है? कंसिस्टेंट। चाहे ये आ जाए चाहे वो आ जाए, सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना, तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा कहलाता है? हमेशा कंसिस्टेंट होमोजेनियस हो। तो रिजल्ट क्या है आपके पास? अगर आपके सामने लिखा है फॉर ट्रिवियल सॉल्यूशन, मैं आपको बता रहा हूँ गलती करोगे, इसके अंदर 100% बात है कि शुरुआत में तो गलती करोगे, जो बच्चा सचेत रहा एकदम, ठीक है, कॉन्शियस रहे आपके में हमसे गलती हो सकती है, वो बच जाएगा। अभी के क्वेश्चन में अगर बच गया गलती, सभी क्वेश्चन में कॉन्शियस रहा तो बच जाएगा। अभी के क्वेश्चन में गलती करते रहे तो बहुत तकलीफ होगी। कि ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है जीरो सॉल्यूशन, लेकिन उस सॉल्यूशन की कंडीशन ये है कि डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। आपके दिल में आने लगता है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब जीरो सॉल्यूशन, तो उसके लिए डेल्टा जीरो नहीं। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन आ रहा है, और एक सॉल्यूशन का मतलब हो रहा है यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, और यूनिक सॉल्यूशन कहां पर आता है? जब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, और फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये आपसे क्या, ये हमसे बात होती है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन के अलावा भी सॉल्यूशन आ रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आते हैं? जब डेल्टा कैसा होता है आपका? जीरो होता है। आप जैसे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकालते थे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए, तो उसमें या तो वो जीरो है, तो पता ही है जीरो, उनके बारे में पता है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एंड इट कंटेन्स द ट्रिवियल सॉल्यूशन एज वेल। ये अपने आप में ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कंटेन करता है, वो सॉल्यूशन हमेशा आएगा, हमेशा। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं। हमने ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात लिखी, उन्होंने कहा सिस्टम है ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ डेल्टा को नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर उन्होंने नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोल दिया होमोजेनियस में, तो डेल्टा को जीरो रखो। होमोजेनियस क्या चीज होती है? ये अपने आप में होमोजेनियस है। वैसे होमोजेनियस ऐसे नहीं मानी जाती बात कि ये उधर जीरो आ जाए, लेकिन मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ये तो असल डेफिनेशन क्या है, इसकी जरूरत आपको भी है नहीं, फंक्शन में आप पढ़ेंगे।
कि अगर आप x की जगह पर मान लो आपने एक फंक्शन बनाया x y और z, 3 वेरिएबल में, तो ऐसे लिखते हैं 3 वेरिएबल, ठीक है, जो था आपका a1x प्लस में b1y प्लस में c1z, ठीक, उसमें आप अगर x को रिप्लेस कर दो tx से और y को रिप्लेस कर दो ty से और z को रिप्लेस कर दो tz से, कर दो रिप्लेस, तो ये आपका f के अंदर बन गया tx और यहाँ पर ty और tz, और ये बन गया a1 के साथ tx और यहाँ पर b1 के साथ ty, यहाँ पर c1 के साथ tz। मैं बस आपको कॉन्सेप्ट के लिए दे रहा हूँ, कभी आपको लगे होमोजेनियस, इस बात का क्या मतलब है कि जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे t कॉमन आके ये आपका a1x प्लस b1y प्लस c1z होता है, ठीक है, तो t के साथ आपका f के अंदर x y z निकला, ठीक है। अगर आपका इक्वल टू 0 लिखा, ठीक है, ये आपका अगर फंक्शन ऐसा होता है कि अगर आपने x को tx से रिप्लेस किया और पूरा का पूरा t बाहर आ गया और t टाइम्स fx बन गया, ये fx y z है, तो ये t टाइम्स fx y z बन गया, ये पूरा का पूरा t बाहर आ गया, अंदर कोई t का टर्म नहीं बचा, तो कहलाता है होमोजेनियस। अगर सर पिछले वाले में क्या तकलीफ थी, मैं आपको पहले वाली इक्वेशन दिखाता हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 थी कुछ, उसको आपने लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा, इसको फंक्शन मानेंगे x y z का, वेरिएबल आपके x y z, तो वो आपका बनकर आता है a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1, और आपने x को tx से रिप्लेस कर दिया और y को ty से रिप्लेस कर दिया और z को tz से रिप्लेस कर दिया, तो a1 के साथ tx आएगा और b1 के साथ ty आएगा और c1 के साथ tz आएगा और माइनस में d1 आएगा। आपने यहाँ से t को कॉमन निकाल लिया, a1x आया, ये b1y आया, ये c1z आया, लेकिन मान लिया माइनस में d1 आपने छोड़ दिया। अब आप ये नहीं बोल सकते हो, ये आप बिल्कुल, ये आपका fxyz था, ये t टाइम्स ये हो गया, ये तो नहीं हुआ t टाइम्स, आपने ना लिखा तो पूरे में से बाहर निकालो, लोगों ने पूरे में से बाहर निकाल दिया ना मैंने, तो dy t लगेगा, और जो अंदर बैठा हुआ है टर्म वो t से फ्री नहीं हुआ, अभी भी इसके अंदर t रह गया, इसलिए ये होमोजेनियस नहीं होगी और ये होमोजेनियस है, जीरो है। फंक्शन की डेफिनेशन में डिपेंड करता है, ये उसका बेस है, इसकी डेफिनेशन है होमोजेनियस बनाने की, होमोजेनियस, क्योंकि आपको लगता है कि डिग्री अगर सेम है तो ये होमोजेनियस हो जाती है इक्वेशन, तो डिग्री तो इसमें भी सेम, आपको लगा डिग्री तो इसमें, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें डिग्री सेम नहीं है, इस टर्म की डिग्री वेरिएबल पे होती है ना, डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी 0 है, इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 0 है, चाहे x की पावर 0 ले लो, चाहे y की पावर 0 ले लो, चाहे z की पावर 0, तो यहाँ वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर, यहाँ तक तो इन तीन टर्म में डिग्री 1 चल रही है, और यहाँ पे डिग्री 0 हो गई, तो ये होमोजेनियस है। फिर आपके दिल में सवाल आएगा, सर ऐसा तो वो 0 वाली भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, यहाँ डिग्री 1, यहाँ डिग्री 1, यहाँ 0 हो गई डिग्री, अरे नहीं, यहाँ डिग्री 0 नहीं हुई, यहाँ 1 थी, यहाँ 1 थी, यहाँ 1 थी, आपको होमोजेनियस बनाने के लिए यहाँ भी 1 चाहिए। आपसे कौन कह रहा है x की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, किसने कहा 0 से 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से x मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई फर्क पड़ेगा, 0 ही तो रहेगा, x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की पावर कितनी है आपकी, 1 है पावर, 1 है पावर x, ठीक है, वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, तो 0 के साथ तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, लेकिन आपको अभी के लिए ये रट लेना है कि जिसकी इस तरफ 0 आता है, जिस इक्वेशन में एक साइड 0 आ जाए, कांस्टेंट के टर्म लिखे हुए सेम डिग्री और उस साइड 0 आ जाए, वो कहलाती है होमोजेनियस इक्वेशन। मैं आपको समझा रहा हूं एग्जांपल, आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ रखी है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन बनाई थी ax² + 2hxy + by² इज इक्वल टू 0 लिया था ना उसको, वेरिएबल की डिग्री 2, वेरिएबल की डिग्री इसकी 1 और इसकी 1, वेरिएबल की डिग्री, वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, डिग्री हट जाएगी 2, इसकी 2 बराबर में 0 का ही लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे वो कांस्टेंट लिख देते तो इन सब वेरिएबल पे डिग्री 2 चल रही है हर टर्म में और वहां 0 हो जाती डिग्री। ये थी ना होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। होमोजेनियस इक्वेशन क्या डिनोट करती थी कि ये दो स्ट्रेट लाइन है तो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से, ये होती थी होमोजेनियस हर टर्म की डिग्री से, हर टर्म की, इवन द कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म अगर 0 है तो उसकी डिग्री आप ऐसे निकाल सकते हो, जो मर्जी है वो रख सकते हो, वो तब वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर वहां कांस्टेंट टर्म 1 हो जाता तो वेरिएबल की डिग्री 0 हो जाती, x 1 * x की पावर 0, 3 हो जाता तो 3 * x की पावर 0 या 3 * y की पावर 0, तब सारे टर्म की डिग्री सेम नहीं रहती। आप बात समझ रहे हो, ठीक है? तो खैर ये तो सब समझाने के लिए था कि कैसे आप डिग्री सेम होमोजेनियस को सोच रहे हो, ठीक है? तो होमोजेनियस इक्वेशन में दो बातें, या तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 का डेल्टा 0, ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन आया, यूनिक सॉल्यूशन आया, मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0,
भले ही वो जीरो सॉल्यूशन है उसके लिए डेल्टा जीरो नहीं करोगे आप। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आया इसका मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए, उसके लिए डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 पहले से जीरो। आओ मैं क्वेश्चन बहुत होमोजेनियस को सर पढ़ा दिया हमने, आपकी समझ में आया नहीं कुछ, मैंने मेहनत की। A system of linear equations, the system of linear equations. What system of linear equation? X plus lambda y minus z is equal to 0, और lambda x minus y minus z is equal to 0, और x plus y is equal to lambda z is equal to lambda z, ठीक है, as a non-trivial solution. फेमस आपका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चलता है, क्योंकि उसमें डेल्टा इज इक्वल टू 0 होता है, वैल्यू निकल कर आती है। एज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की कितनी वैल्यू के लिए इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। आपको पहले तो आया ये उधर क्यों लिखा हुआ है भैया, पहले तो आपके दिल में आया सर होमोजेनियस कहां है, उधर 0 उधर यहां कहां है 0। अरे भैया तो ये z का टर्म है ना, इसको इधर लाएंगे ना, पहले ठीक बनाएंगे, ऐसा लिख के जाते कभी कभी ना आप छोटी छोटी बातें छूट जाती है। यहाँ पर आपका lambda x minus y minus z is equal to 0, यहाँ पर आपका x plus y minus lambda z is equal to 0। अब आपको दिख रहा है उधर कांस्टेंट की जगह पर 0 आ गया, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं। अभी क्या बन गया आपके पास, होमोजेनियस इक्वेशन बन गया। और होमोजेनियस इक्वेशन में बात रखी नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ट्रिवियल तो हमेशा आएगा, नॉन ट्रिवियल आ रहे हैं मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है कि डेल्टा 0 हो जाए, और डेल्टा निकालने गए तो 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 माइनस 1 और 1 1 माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाए 0। क्वेश्चन देखिए एक बार, लैम्डा x माइनस y माइनस z था और x प्लस y इज इक्वल टू लैम्डा z था, और x प्लस लैम्डा माइनस z, क्योंकि हमने चाहे गलती हो जाए। ठीक, अब ये क्वेश्चन तो बहुत बड़े सारा सूत्र से खुलने को तैयार है। पहला वाला आया लैम्डा, दूसरा वाला आया माइनस लैम्डा, तीसरा वाला आया माइनस लैम्डा, अगला वाला आया प्लस में लैम्डा क्यूब, अरे बहुत बढ़िया, फिर अगला वाला आया प्लस का 1, फिर उसके बाद अगला आया माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 1 से 1 कट गया, माइनस लैम्डा से प्लस लैम्डा कट गया, तो लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई, इसकी वैल्यू 0 आ गई। लैम्डा यहाँ पर आया लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 0 आ गई, लैम्डा निकल कर आया लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा माइनस 1, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 ब्रेक हो गया। यहां से आपकी लैम्डा की वैल्यू एक 0 आई, एक 1 आई और एक माइनस 1। देख ले एक बार रख के, लैम्डा की वैल्यू 0 रखने से कोई प्रॉब्लम है क्या? टर्म तो बचेंगे, ये x प्लस वाई बचेगा, ये y प्लस z बचेगा, ये x माइनस z बचेगा। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू 1 रखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से, किसी से प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा लग रहा है। तो किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोलोगे 3 वैल्यूज। लैम्डा की वैल्यू निकाल ली नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन थी? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ट्रिवियल तो हमेशा आता है, ये एक सॉल्यूशन होता है, नॉन ट्रिवियल भी आ रहे हैं, इसका मतलब इनफाइनाइट आ रहे हैं, डेल्टा 0। डेल्टा 0 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यही वो चीज है। दो चीज मैंने कहा था, एक साल एक चीज से आता था, एक साल दूसरी चीज से आता था, जब एक पेपर होता था। अब तो 16 पेपर हो रहे हैं, अब तो कोई ये बात बची नहीं। एक साल आ रहा है वो हेट्रोजीनियस वाले से जो हमने पहले पढ़ लिया, और एक साल आ रहा है अगले साल होमोजीनियस से, फिर आ रहा है उससे जो पहले पढ़ लिया, फिर आ रहा है होमोजीनियस से, दोनों से बराबर बराबर। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर कुछ भी करने जा रहे हो किसी किताब में, और अगर आपको ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन नहीं डिटरमिनेंट है, वो किताब अच्छी नहीं है आईआईटी के लिए ना जेईई मेंस के लिए। अजीब अजीब क्वेश्चन दे रखे होते हैं, मुश्किल मुश्किल डिटरमिनेंट का, वो कह रहे हैं सॉल्यूशन करो। आप सोच रहे हो क्या करूं कि R2 माइनस 3/5 R1 प्लस के अंदर 5/7 R3 करेंगे तो सॉल्यूशन नहीं आती। ऐसी प्रॉपर्टी इतने गंदे एलिमेंट्री सब्स्टिट्यूशन नहीं आते, ठीक है, नहीं आते एग्जाम में, ये सब पेचीदा करते रहेंगे। लेकिन अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से किसी भी असाइनमेंट में मान लो 5 क्वेश्चन है 150 में, अच्छा असाइनमेंट नहीं है, हमारे वाले में भी ज्यादा नहीं क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन वो असाइनमेंट अच्छे नहीं होते। इसके क्वेश्चन ज्यादा होने चाहिए। मैं क्लास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसलिए कराया जा रहा हूँ, तो यहीं से आता है, तो यहीं से क्वेश्चन आता है,
यही जगह है क्वेश्चन आने की। डिटरमिनेंट में वो ये पूछेंगे आपसे कि आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ रहा है डिटरमिनेंट सॉल्व करना कि नहीं आ रहा है। यही तो काम आएगा इंजीनियरिंग में भाई। वेरिएबल आएंगे अलग अलग चीजों के, उनकी इक्वेशन बनेगी, तो सॉल्व कैसे करोगे जब यही नहीं आता होगा। इसका तो पूरा यूज है आगे, पूरा यूज है। जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन का आगे पूरा यूज है। इंजीनियरिंग में चले जाओ, बेसिक कहीं भी चले जाओ, आप कुछ भी पढ़ने चले जाओ, इसके आगे इंजीनियरिंग करने चले जाओ या मैथ्स में चले जाओ, आपको यूज है डेफिनेट इंटीग्रेशन जैसे कैलकुलस। ठीक है, इसी तरीके से वेक्टर का आपको यूज है, 100% यूज है वेक्टर का। आप कहीं भी चले जाओ, वेक्टर के बिना मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस में अलग टाइप से हो जाता है, वो अलग टाइप से वेक्टर बोलेंगे, वहां भी वेरिएबल को वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें यूज में आती हैं। ये उनमें से क्वेश्चन देखो, अगर आपका PQR नॉट इक्वल टू 0 एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस P plus A के साथ x, P plus AX plus BY plus CZ इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखा हुआ है AX प्लस में Q प्लस B y प्लस में आपका CZ इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको लिखा हुआ AX प्लस BY प्लस में C प्लस R के साथ Z इज इक्वल टू 0। ये होगा मेरे पास R प्लस has a non-trivial solution, non-trivial solution, a non-trivial solution है system of equation का non-trivial solution, then value of, इसकी वैल्यू की बात कर रहा था, a by p plus b by q c by r plus में c by r, इसके लिए पूछ non-trivial solution, then the value of the c by r। ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे दिया। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब फिर समझा रहा हूं कि ट्रिवियल के अलावा भी आ रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 0। ये आपने ध्यान से भूलना नहीं है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आपने बोला कि डेल्टा की वैल्यू 0 हो गई। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ही फेमस है, इसी से वैल्यू निकलती है। क्वेश्चन जनरली इसी पर आता है, ट्रिवियल पे नहीं पूछते। डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा बना देता हूं। ये क्वेश्चन देखिए कितना आया आपका p प्लस है, यहां क्या आया b, यहाँ क्या आया आपका C, यहाँ आया A, यहाँ पर आया आपका Q प्लस B था, यहाँ पर आपका C था, या A था, या B था, या R प्लस C था। ये वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। इतनी बातों मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम। R2 में से R3 माइनस कर दूं, R1 में से R3 माइनस कर दूं, थोड़ा बेहतर करना चाहूँ। R1 को लिखा आपने R1 माइनस R3, ठीक है, R1 को लिखा है ना, R1 को लिखा है R1 माइनस, और R2 को भी लिखा है आपने R2 माइनस, साइमल्टेनियस ऑपरेशन। इसको चेंज किया, इसके अंदर रो 3 माइनस करिए, P प्लस A में से A घटेगा, आपका P बचेगा, B में से B घट जाएगा, 0 बचेगा, C में से A घटेगा तो माइनस R बचेगा। ठीक है, फिर R2 में से भी R3 घटाना, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा Q और यहाँ बचेगा माइनस R। ठीक है, यहाँ पर आपका A, B और R प्लस C। पहली रो से एक्सपेंड कर दो, इज इक्वल टू 0। रो 1 से एक्सपेंशन कर दिया आपने, P के साथ क्या लग कर आया, QR प्लस QC, QR प्लस QC प्लस BR। ठीक है, माइनस में 0, माइनस में R के साथ क्या लग कर आया, माइनस AQ, ये वैल्यू 0 के बराबर है। आपका निकल कर आया PQR प्लस में PQC प्लस में BPR प्लस में AQR, ये वैल्यू 0 है। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। आपको निकालना क्या था क्वेश्चन, ये सब तो ठीक है कि याद है, आपको निकालना था A by P, B by Q और C by R। A by P निकालना है। अच्छा, इसके अंदर मतलब P का डिवाइड लगा तो A by P के साथ QR भी तो मल्टीप्लाई है, तो पूरे PQR का डिवाइड लगा देता हूं।
ए बाई बी भी हो जाएगा और क्यू आर कट भी जाएगा। पी बाई क्यू चाहिए था, इसमें पूरे पी क्यू आर का लगेगा, पी आर कट जाएंगे, नीचे क्यू आ जाएगा। बहुत बढ़िया, यहाँ से फॉरन पैटर्न समझ में आया। तो भैया डिवाइड कर देंगे पी क्यू आर से। और यही बात बचाने के लिए देखो क्या चालाकी होती है क्वेश्चन में, कि पी क्यू आर से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में लगाने जा रहे हो और डिनोमिनेटर में लगाने जा रहे हो, तो आपको बताइए आप क्यों कर सकते हो, क्योंकि जीरो के बराबर नहीं। सर आपको कैसे पता? अरे हमें कैसे पता, दे रखा है क्वेश्चन, मुझे पता नहीं करना पड़ेगा लास्ट स्टेप में कि पी क्यू आर नॉट इक्वल टू जीरो दे दिया कि वो जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, इसीलिए आप उससे डिवाइड कर सकते हो। जीरो से तो आप डिवाइड कर नहीं सकते। नॉट इक्वल टू जीरो आपने डिवाइड कर दिया, ये बचा 1 प्लस ए बाई पी प्लस में बी बाई क्यू प्लस में सी बाई आर की वैल्यू जीरो आ गई। इसका मतलब आपका ए बाई पी प्लस में बी बाई क्यू प्लस में सी बाई आर की वैल्यू -1। ये वैल्यू निकाल बात किस पे? नॉट ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल। अगला क्वेश्चन ये बता, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्या सिस्टम है आपको? x प्लस ky प्लस 3z इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस ky माइनस 2z इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 3z इज इक्वल टू 0 एज अ non-zero solution x y z, then x z upon y square की वैल्यू कितनी आएगी? ये पूछा ना। ठीक है भाई, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो होमोजेनियस है, हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। इसका एक नॉन जीरो सॉल्यूशन भी है। आपको पता है जीरो सॉल्यूशन तो इसका हमेशा होता है, तो जब सिर्फ जीरो सॉल्यूशन होगा तो उसका मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है बस। अगर इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन है, इसका मतलब इट हैज अ सॉल्यूशन अदर देन 0 0 0। तो 0 0 0 के अलावा अगर कोई सॉल्यूशन आ रहा है इसके पास, तो इसका मतलब ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन है। नॉन ट्रिवियल, नॉन जीरो सॉल्यूशन आने का मतलब क्या हुआ कि वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन है। चारे क्या करते हैं कि एक नॉन जीरो सॉल्यूशन, एक नॉन जीरो सॉल्यूशन आ रहा है। आपको पता है इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते नहीं है, या तो एक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट होंगे होमोजेनियस। तो अनॉन जीरो में एक नॉन जीरो मिल गया, एक तो जीरो मिलता ही है होमोजेनियस में। एक नॉन जीरो एक जीरो, जैसे ही एक से बढ़े तो एक से बढ़ के दो पे नहीं रुकते, फिर होमोजेनियस वो सीधे भागते हैं इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में डेल्टा की वैल्यू 0 होगी। डेल्टा मतलब 1k और 3 और आपका 3k और -2 और आपका 2 4 और -3 का डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा? 0। मतलब इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो 1 लिया यहां पर और माइनस का 3k प्लस में 8। ठीक है, फिर माइनस k लिया, -9 प्लस 4, फिर प्लस का 3 लिया आपने और 12 माइनस 2 की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ से आपका -3k प्लस 8 प्लस 9k माइनस 4, -9 प्लस 4 कितना? -5 प्लस का 5 क्या है? ठीक है, प्लस 36 -6k इज इक्वल टू 0। -9 प्लस 5 माइनस का 4 को माइनस का 4 होता है प्लस का 4, 4k की वैल्यू 44 के बराबर। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी जाएगी? अच्छा, आपको निकालना है k की वैल्यू नहीं ना भाई, तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है xz अपॉन y। क्वेश्चन क्या है? x प्लस ky था, ky की जगह पे 11y बन गया प्लस में 3z इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपके पास क्या बन गया? 3x प्लस 11y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या बन गया? 2x प्लस 4y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। देखो ये बना। आपको निकालना क्या? आपको निकालना है xz अपॉन y। x और z का प्रोडक्ट निकालना है और y स्क्वायर से डिवाइड करना है। ओके,
एक्स जेड का प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? सबसे पहले क्या करो, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं क्या? पहले जो सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट 2 - 1 कर दिया, दूसरी में से पहली घटा रहा हूँ, इसमें से घटा रहा हूँ, 3x में से x जाएगा, 2x बचेगा, 11y में से 11y कितना कट गया, -2z में से 3z घटाओगे तो माइनस का 5z इज इक्वल टू कितना आ गया आपको? तो यहां से आपने x की वैल्यू आई तो निकल कर आई 5z/2। अरे x की वैल्यू निकाल ली z के टर्म्स में, अब y की वैल्यू निकाल लो z के टर्म्स में, y की वैल्यू z के टर्म्स में। अच्छा, पहली क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का इस्तेमाल कर लो, x की वैल्यू कितनी है? ये 5z/2 लिख दिया आपने, 2 * 5z/2 प्लस में 4y इज इक्वल टू 3z, ये कट गया आपके पास, 4y की वैल्यू आपके पास निकल कर आई -2z, मतलब y की वैल्यू निकल कर आई -z/2 -z। ठीक, आपको क्या चाहिए? xz/y² चाहिए। x कितना है आपके पास? 5z/2 मल्टीप्लाई कर दो z/y², y² मतलब z²/4, z² से z² कट गया आपके पास, ये कितना निकल कर आया? 5/8। xz/y² सही किया है, प्लस 4y -3 इधर जाएगा तो 3z हो जाएगा, माइनस का 2z बनेगा, इतनी जरूरत होती है। xz/5 तो 5z/2। अच्छा, ये 4 तो ऊपर जाएगा ना, और ये 5/2 आएगा तो ये 10 बन जाएगा। इंटीरियर होना चाहिए, ये 10 बनता है। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं है। अगले क्वेश्चन a set of all values of lambda for which the system of linear equation or system x minus 2y minus 2z is equal to minus lambda x minus lambda x minus lambda x lambda x ठीक, और अगला वाला x प्लस 2y प्लस z की वैल्यू आपके पास लैम्डा y आ गई, और माइनस x माइनस y की वैल्यू आपके पास लैम्डा z आ गई। ठीक है, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं है। क्या बोला उन्होंने? हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। कंटेन्स ऑप्शन के दे भाई, कोई सेट, इसका सेट लैम्डा की वैल्यू, उसका लैम्डा की कौन सी वैल्यू जिसके लिए ये इक्वेशन का क्या वैल्यू नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिले, ऐसा सेट क्या करता है? कंटेन्स मोर देन 2 एलिमेंट्स। दूसरा ऑप्शन सिंगलटन सेट। तीसरा एन एम्प्टी सेट। चौथा आपके पास contains exactly 2 elements। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन लिखा कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की सारी वैल्यूज का सेट जिसके लिए इस सिस्टम के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ऐसा सेट 2 एलिमेंट कंटेन करेगा, मतलब लैम्डा की 2 वैल्यू आएंगी या एक वैल्यू आएगी, एक भी वैल्यू नहीं आएगी, या एग्जैक्टली 2 से ज्यादा आएंगी, एक आएगी, एक भी नहीं आएगी, एग्जैक्टली 2। अगर उन्होंने बोल दिया कि 0 वैल्यू, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, मोर देन 2 वैल्यू, लैम्डा की कितनी वैल्यू। अब आपको लगेगा सर ये तो गलती कहां कर सकते हो इसके अंदर, आप इसे सॉल्व कर दो कि
नॉन ट्रिवियल, पहले तो नॉन ट्रिवियल से आपको समझ में आती है होमोजीनियस है, लेकिन आपको लगेगा ये तो होमोजीनियस है नहीं, इसमें तो उधर जीरो नहीं है, लेकिन आपको पता है उधर कांस्टेंट थोड़ी पड़ा है, इधर भी 1 डिग्री, इधर भी 1 डिग्री, इधर भी 1 डिग्री, इधर भी 1 डिग्री। इस x को आप इधर लाके इसके साथ 1 बनाओ ना, कोफिशिएंट लग करके, कोफिशिएंट को 1 बना के उस y को इधर लाओ, z को इधर लाओ। देखो क्या करना है आपको, ये करना है इसका कि क्या थी इक्वेशन आपकी, थी इक्वेशन x माइनस 2y माइनस 2z, और इधर माइनस का लैम्डा x कर दो, ठीक है। अगले वाले में आपका क्या था, x प्लस 2y प्लस z, और माइनस में लैम्डा y कर दो, और अगला वाला क्या था आपका, माइनस x माइनस y, और माइनस में लैम्डा z कर दो, ठीक है। फिर x का टर्म एक टर्म में लिख दो, x का टर्म क्या है आपके पास, x के साथ आ रहा है 1 माइनस लैम्डा, माइनस में 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। देखो होमोजेनियस की तरह लग रही है तो 0 है। यहाँ पर x अपना ठीक है, और y का आपका 2 माइनस लैम्डा हो गया कोएफिशिएंट, अगर y प्लस z इज इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस x ठीक है, माइनस y माइनस ही थे, माइनस x माइनस में माइनस ठीक, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करनी है लग रही है। यहाँ पर x प्लस y प्लस लैम्डा कैसे किया, x वाला टर्म एक साथ लिख दिया, तो ये 1 है इसका कोएफिशिएंट, और इसका माइनस लैम्डा है 1 माइनस। अब आपको बोला क्या है, कौन सा सॉल्यूशन, कौन सॉल्यूशन, ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। जैसे आपको पता चला नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आने वाले हैं, इसका मतलब ट्रिवियल के अलावा भी आने वाले हैं। ट्रिवियल आगा तो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन पे आता है, ट्रिवियल यूनिक सॉल्यूशन पे ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली। अगर ट्रिवियल के अलावा और भी सॉल्यूशन आ रहे हैं, इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो रहे हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होगी, डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी लिख दोगे, 0 लिख दोगे, और डेल्टा कितना आता है 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 और माइनस 2, यहाँ पर 1 और 2 माइनस लैम्डा और 1 1 और लैम्डा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इतनी हमें तकलीफ नहीं, क्यूबिक बन गई लैम्डा, मैं बता दूं, मैं तो ओपन कर रहा हूँ सारे सोर्स, सारा सोर्स आपने ओपन किया तो 1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस लैम्डा के साथ, मल्टीप्लाई हो रहा है लैम्डा के साथ, अगला वाला माइनस 2, अगला वाला माइनस 2, फिर अगला वाला प्लस कर दो, फिर उसका अगला माइनस साइन के साथ 1 माइनस लैम्डा, फिर उसका अगला प्लस 2 के साथ 2 माइनस लैम्डा, ये वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, इनको मल्टीप्लाई करो, ये लैम्डा माइनस 1 देखो, ये लैम्डा माइनस 1 कर दूंगा और इसे लैम्डा माइनस 2 कर दूंगा, तो ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लिखा हुआ है, और साथ में लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से 2 कटा, ठीक है। आपको देखो यहां से निकल कर आया प्लस का लैम्डा, और यहां से माइनस का 2 लैम्डा, मतलब माइनस लैम्डा निकला, माइनस लैम्डा हो गया, तो माइनस लैम्डा कर देते हैं, ये माइनस 2 निकला, ये माइनस 3 हो चुका है, ये प्लस का 4 हो गया, तो प्लस का 1 निकला है, ठीक है। यहां आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बनकर आएगा लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1, ये कर दिया। देखो यहाँ लैम्डा मल्टीप्लाई होगा 2 लैम्डा बनेगा, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस का लैम्डा बनेगा, और प्लस का आपको बिल्कुल साफ साफ दे रहा है, 1 रखोगे सेटिस्फाई कर रही है क्वेश्चन, 1 माइनस 3 प्लस 1 0 आ रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई कर रही है, तो लैम्डा माइनस 1 इज अ फैक्टर, लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1, ठीक है। आपने लैम्डा माइनस 1 लिख दिया, यहाँ लिखा लैम्डा स्क्वायर, माइनस लैम्डा स्क्वायर बन चुका है, वो माइनस में 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपके पास क्या बनकर आया, क्या बनकर आएगा, आपने लैम्डा माइनस 1 को बाहर निकाल दिया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कुछ पक्का पता है, कुछ ज्यादा आना चाहिए था, लैम्डा की वैल्यू 1 सेटिस्फाई करे, लैम्डा माइनस 1 लिखा, देखो यहाँ वाला लैम्डा और माइनस का लैम्डा स्क्वायर, आपको माइनस 3 में चाहिए, तो माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर, ये प्लस का 2 लैम्डा आया, आपको माइनस लैम्डा चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल ठीक आ चुका है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 1, ये बहुत गंदा टूटेगा, मुझे कुछ डाउट लग रहा है,
ना कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी बीच में, जो आपको पता है इस क्लास की खासियत ये कैलकुलेशन लेमडा माइनस टू लेमडा माइनस वन लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 2 आता है, ठीक है। 2 into 2 1 of 4 फिर से सारा 1 माइनस लेमडा के साथ 2 माइनस लेमडा के साथ लेमडा, तो 1 1 और माइनस 2 प्लस का माइनस 2, उसके बाद 1 प्लस का माइनस 2, उसके बाद आपके पास माइनस का माइनस 2 मतलब प्लस का 2, उसके बाद आपके पास माइनस साइन के साथ 1 माइनस लेमडा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपके पास माइनस साइन के साथ माइनस 2 into 2 माइनस लेमडा, प्लस में 2 आ जाएगा और 2 माइनस लेमडा आ जाएगा, तो ये बनेगा 4 बनेगा माइनस 3 प्लस का 1 आएगा। सही किया मैंने, कुछ डाउट कर रहा हूँ, मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया इसमें। प्लस 2y 2 माइनस लेमडा है 1 1 लेमडा है, ये सब तो ठीक है। 1 माइनस लेमडा होना चाहिए क्योंकि x माइनस 2 है, लेमडा है माइनस 2 होना चाहिए, माइनस 2 होना चाहिए, x होना चाहिए, 2 माइनस लेमडा होना चाहिए, 2 माइनस लेमडा लिखता है और 1 होना चाहिए, फिर 1 1 और लेमडा होना चाहिए, 1 1 और लेमडा है। डी कितना आ रहा है आपके पास 4 प्लस 4 8 आ रहा है ना, माइनस 3 प्लस 1 पुट करूंगा तो 1 1 1 लेमडा स्क्वायर माइनस में 3 लेमडा स्क्वायर देगा माइनस लेमडा स्क्वायर है, तो 2 और चाहिए तो माइनस का 2 लेमडा ले आया तो प्लस का 2 लेमडा निकलेगा, तो सेव लगाना होगा वो भी ठीक। इसका डी ग्रेटर देन 0 लेमडा की 3 वैल्यू आ रही है, कुछ बात तो नहीं रहती है ना और सिस्टम लेमडा की 3 वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू तो 1 आ रही है और 2 यहां से निकलेंगे, इस क्वाड्रेटिक के दो सॉल्यूशन होंगे, इसका डी ग्रेटर देन 0 रियल एंड डिस्टिंक्ट कर लेंगे, इसका डी इज ग्रेटर देन 0 दिस इंप्लाइज रियल एंड डिस्टिंक्ट करने की जरूरत नहीं। इसके निकले 2 सॉल्यूशन, इसका निकला 1 सॉल्यूशन, टोटल कितने हो गए लेमडा की वैल्यू 3 वैल्यू हो गई लेमडा की वैल्यू, लेमडा की 3 वैल्यू हुई, तब आपने सोचा कि ऑप्शन देख लेते हैं। इन्होंने पूछा है कि लेमडा की वैल्यू का सेट बताओ कैसा कितने, तो आप बोल रहे हो कंटेन्स मोर देन 2, कंटेन्स मोर देन 2, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया ना, इस क्वेश्चन के बाद यहाँ पर ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल की तो बात खत्म हो गई, ठीक है। अब हमको नया टॉपिक स्टार्ट करना है, मैट्रिक्स से कैसे जो है आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें, ठीक है। तो वो आपकी नेक्स्ट क्लास, ये क्लास छोटी होगी, नेक्स्ट क्लास लंबी हो जाएगी थोड़ी, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिसेस, ठीक है। तो कंपटीशन के हिसाब से तो ये लास्ट टॉपिक्स थे, इसके अंदर कुछ चीजें ऐसे कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, इक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, वो चीजें कभी एमयू में पूछ ली जाती हैं, एमयू में पूछी जा चुकी है, आईआईटी में तो पहले पूछी जाती थी, अब नहीं आती हो सकता है आ जाए, सिलेबस में है, ठीक, हो सकता है आ जाए, लेकिन आई नहीं है बस 20 साल से, एमयू में आ जाती है, एमयू के बिल्कुल, ठीक, हो सकता है कि जे मेंस में भी आ जाए, बहुत साल से आया नहीं है वो रैंक वगैरह मैट्रिक्स की निकालने के लिए, वो वजह फिर आपका एनसीईआरटी का टॉपिक तो बचे ही, 2 टॉपिक बचे एनसीईआरटी के, और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म होने के बाद फिर आपको वाला कैलकुलस स्टार्ट करना है। अभी आप जैसे क्वेश्चन करना, जितने हो सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के उतने क्वेश्चन करना ट्राई करना, क्योंकि ज़्यादा है नहीं, ठीक है। यही 2-3 चीज़ें हैं बस, कि वो अगर हेटेरोजेनियस इक्वेशन है तो डेल्टा ई नॉट इक्वल टू 0 की यूनिक सॉल्यूशन, और वो बाकी 2 कंडीशन, और ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल की बता दी मैंने आपको।
ठीक है, आप लोग इससे क्वेश्चन ट्राई करना, बाकी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम।